Live. Good morning, very good morning all of you. प्रीतम, मितेश, रोशन, मनीष, मनोज, हरी, रुचि, समलेश, पूनम, अपन, ऋतिक, लूसी, चवन, अभिषेक, सुनील, हरेश, कमल, प्रियंका, नेहा, उत्तम, गिरिराज, लूसी, स्नेहा, ऋषि, रोशन, सुनील, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को स्पर्श. आज तो भाई नीरज, हाँ जी, गणेश चतुर्थी है. गणपति पप्पा मोरिया. हाँ गणेश जी, तो हर शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है. हैप्पी गणेश चतुर्थी. तो आज भी हम क्लास शुरू करेंगे गणपति पप्पा का नाम लेके. तो गणपति पप्पा मोरिया, यू आर द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच. चलिए भाई, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते. हाँ खूनी रिश्ते. एमपीएसआई का देखो लकी, हाँ बात कर लेते हैं उसके लिए. एमपीएसआई के लिए, बिहार एसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए, है ना, टेंशन लीजिए. आप पे सभी भगवान की कृपा है सर. अरे बस ये तो आप लोगों की दुआ है ना. खूनी रिश्ते, हाँ जी, आज खूनी रिश्ते हम पढ़ने जा रहे हैं. चलिए भाई, हाँ जी, तो ब्लड रिलेशन सारे, कोई भी मार्कर नहीं चल रहा भाई, सारे मार्कर की इंक जा चुकी है. हाँ, ब्लड रिलेशन नाम लिख भी नहीं पा रहे हम, तीनों ही मार्कर. अरे ये क्या हो गया, किसी भी मार्कर में इंक नहीं है. सर आपको कोई न्यू बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ में? यस सुनील, हर मंथ में एक बैच शुरू होता है, तो नेक्स्ट मंथ में भी बैच स्टार्ट होगा. पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है. सपनों उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. बिल्कुल सही कहा. इन तीनों में से एक भी मार्कर, सुनो, इन तीनों में से कोई भी मार्कर काम नहीं कर रहा. तीनों में इंक डलेगी. तीनों सूखे हुए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे तीनों में से कोई भी. तो एक रेड मार्कर या ब्लू मार्कर लेके आओ. हाँ जी, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, है ना, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध. अच्छा, ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है, मतलब बढ़िया टॉपिक है. और अच्छा टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि हर एग्जाम में, ईच एंड एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं. डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो और अगर उस एग्जाम में रीजनिंग आती है तो डेफिनेटली ये टॉपिक का क्वेश्चन जरूर होगा. ब्लड रिलेशन का 100% होगा. ठीक है. हालांकि बैंकिंग में तो ब्लड रिलेशन के पूरे 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन. बाकी एग्जाम्स में तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बट बैंकिंग में तो 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड. इस टॉपिक में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं. पजल फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म. ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं. अच्छा, बैंकिंग जो चैप्टर है ना, बैंकिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें पजल और कोडेड रिलेशनशिप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो बाकी के एग्जाम्स हैं
उनमें पजल और पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, इसीलिए हम तो सारी टाइप ही पढ़ेंगे। अच्छा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, नाम से तो आपको टॉपिक काफी इजी लग रहा होगा, सर ब्लड रिलेशन तो सिंपल सा टॉपिक है, रिलेशन ही तो बताने हैं, और ये तो एक ऐसी चीज है जिससे हम बचपन से फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं बचपन से। नहीं बेटा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो अमन, है ना, मेरे ख्याल से वो शीट में भी अपलोडेड है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो। मैंने कहा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने हमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाम से तो काफी टॉपिक इजी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में कर सकें क्वेश्चन को पढ़ते ही, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही कंफ्यूजन आज आपका दूर होगा, और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करें, ठीक है। बेसिकली ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर दो कंसेप्ट हैं, दो, जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, सिर्फ दो ही कंसेप्ट है। पहला तो कंसेप्ट होता है जेंडर का। भाई जेंडर का कंसेप्ट मतलब जब ब्लड रिलेशन की हम बात करेंगे तो जो दो व्यक्तियों में हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे उनका जेंडर हमें पता होना चाहिए। भाई हो सकता है वो दोनों फीमेल हो, दोनों मेल हो, या एक मेल या फिर एक फीमेल हो, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा रिलेशन किस बेसिस पर चेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। तो यही दो कंसेप्ट हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर अप्लाई होने हैं, जेंडर और जनरेशन गैप। जेंडर यानी कि मेल फीमेल, महिला पुरुष, जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी का अंतर, है ना, पीढ़ी का अंतर होता है ना, जैसे आपके पापा आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं और आपके जो दादाजी हैं वो आपसे दो पीढ़ी ऊपर हैं। तो जनरेशन गैप और जेंडर, ये दो ही कंसेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर में हमें अप्लाई करने हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम अपना चैप्टर कैसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो पर्सन सबसे पहले आता है ना उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर मतलब दादा या दादी सबसे पहले आएंगे, तो इनको हम सबसे ऊपर रखेंगे। दादा या दादी सबसे पहले आएंगे तो सबसे ऊपर। देन आफ्टर फादर मदर, फादर मदर माता और पिता। देन आफ्टर फादर मदर माता या पिता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। और फिर देन सन डॉटर, सन डॉटर मतलब पुत्र और पुत्री, वो इसके बाद आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अंकल और आंट की बात करूं तो अंकल और आंट को मुझे किस साइड रखना पड़ेगा? अंकल और आंट। सर जो अंकल और आंट होते हैं ना वो फादर और मदर के साथ होते हैं, क्योंकि जो अंकल और आंट है वो फादर और मदर की जनरेशन के हैं, तो इसलिए उनको हम उसके साथ रखेंगे, ठीक है। बॉस इज ऑलवेज ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड, आपने मेरी जॉब की आशा लगा दी। अगर मैं बहुत पॉपुलरिटी बढ़ रही है, सब लोग ऑफलाइन छोड़ रहे हैं, ऑनलाइन की क्लास ले रहे हैं, आगरा में आपकी बहुत पॉपुलरिटी बढ़ रही है। अच्छा जी, सिर्फ आगरा नहीं, ऑल ओवर इंडिया। ये तो आप लोगों का प्यार है, और हमारी मेहनत है। चलिए, तो ये है जनरेशन गैप का कंसेप्ट। जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे पहले आते हैं तो उनको सबसे ऊपर, फिर देन आफ्टर फादर मदर, देन आफ्टर सन डॉटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरेशन गैप, सॉरी जेंडर की। अगर हम जेंडर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, अगर कोई भी पर्सन मेल है, मेल यानी कि पुरुष, मेल यानी कि पुरुष, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल से। और अगर कोई भी पर्सन फीमेल है, फीमेल यानी कि महिला, फीमेल यानी कि महिला, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से, ठीक है। ट्राइंगल फॉर मेल, सर्किल फॉर फीमेल। कुछ स्टूडेंट होंगे जो प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो इजीएस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इन दोनों कंसेप्ट का यूज कैसे करना है हमें, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन दोनों कंसेप्ट का हमें यूज कैसे करना है? देखो, अगर मान लो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें
ए बी का पिता है, इस रिलेशन को हमें फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करना है। अब हम फैमिली ट्री कैसे बनाएं इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे हम फैमिली ट्री बनाएं? तो सबसे पहले तो ये बताओ, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखेंगे? सर जो पहले आएगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे ए बी का पिता है तो पिता कौन है? ए, तो पहले आएगा ए, तो ए को रखेंगे हम ऊपर, ए को रखेंगे हम ऊपर और बी को रखेंगे हम नीचे। ए को रखेंगे हम ऊपर और बी को रखेंगे हम नीचे। अब इन दोनों में पिता कौन है? सर पिता ए है, इसीलिए हम ए को ट्राइंगल में बंद कर देंगे। ए इज द फादर ऑफ बी, क्योंकि ट्राइंगल का मतलब मेल। तो ये जो छोटा सा ट्री बना ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी का पिता है। ये हमें क्या बताएगा? ए बी का पिता है। क्योंकि किसी भी रिलेशन को हमें फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? हमें कोई एरो नहीं बनाना। देखो पहले हम क्या करते थे, हम ऐसे लिखते थे ये पिता, तो ये सब काम हमें नहीं करने हैं क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग अप्रोच है, टाइम वेस्टिंग अप्रोच है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, सिर्फ नॉर्मल ये बना दो। अब जैसे मान लो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज द मदर ऑफ बी को, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर ए को ऊपर, बी को नीचे, और जेंडर किसका पता है? ए का, तो इसीलिए ए को सर्किल में बंद कर देंगे। तो ये जो छोटा सा ट्री बना ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप आप पहले तो ऊपर नीचे डिसाइड करो किसको रखना है, और फिर जेंडर अगर जिसका जेंडर पता हो उसको रिप्रेजेंट करो। यहां पर ए का जेंडर पता है, यहां पर ए का जेंडर पता है, ए यहां पर महिला है, ए यहां पर पुरुष है, ठीक है? हम किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से। ए इज अ सन ऑफ बी, मान लो पॉइंट होता ए बी का बेटा है। अब हम ऊपर किसको रखते? ए बी का बेटा है। अब हम ऊपर किसको रखें? हम ऊपर ए को रखें या ऊपर बी को रखें? ऊपर ए को रखें या ऊपर बी को रखें? सर ऊपर इस बार बी को रखना पड़ेगा क्योंकि ए बेटा है तो बाद में आएगा। अच्छा जेंडर किसका पता है इस बार? सर इस बार जेंडर हमें ए का पता है। ए सन है यानी कि ए ट्राइंगल में बंद कर दो। तो ये जो छोटा सा ट्री रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। बेटा यहां पर जो बी है वो मेल नहीं है। हमें क्या पता कि बी इसका बेटा है या बी इसकी बेटी है? हमें बी का जेंडर नहीं पता। बी इसका बेटा है या बी इसकी बेटी है, हमें क्या पता? इसीलिए यहां पर हमें बी का जेंडर नहीं पता। लेकिन यहां पर भी हमें बी का जेंडर नहीं पता क्योंकि ए बी का बेटा है तो बी इसकी माँ भी हो सकती है और बी इसका पिता भी हो सकता है, ठीक है? तो जेंडर जिसका पता हो उसी को हम ट्राइंगल सर्किल में बंद करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग मेरे साथ साथ इन पॉइंट्स को ना लिखते जाओ, सारे पॉइंट्स को जो मैं लिखने जा रहा हूं। मतलब हम हर रिलेशन को इन इंडिविजुअल पॉइंट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चौथा रिलेशन लिखो बेटा, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई हैं। अब बताओ अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखें? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे किसको रखें? सर किसी को नहीं, क्योंकि दोनों भाई हैं तो कोई भी जनरेशन गैप इसमें नहीं है। दोनों को हमें एक साथ रखना पड़ेगा, दोनों को हमें एक साथ रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ हमें जेंडर किसका पता चला है, ए का या बी का? सर यहां पर हमें दोनों का जेंडर पता है, इसलिए हम दोनों को ट्राइंगल में बंद कर देंगे। ए एंड बी आर ब्रदर्स, क्योंकि यहां पर हमें दोनों का जेंडर पता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, A is a sister of B, comma B is a brother of A. A B की बहन है, कॉमा B A का भाई है। A B की बहन है, कॉमा B A का भाई है। A B की बहन है, कॉमा B A का भाई है। अब
यहां पर कोई जनरेशन गैप है? हाँ जी, ए बी की बहन है, कॉमा बी ए का भाई है, कोई भी जनरेशन गैप है? नहीं सर। फिर से दोनों एक साथ। अब मुझे बताओ जेंडर किसका पता है? सर यहाँ पर दोनों का जेंडर पता है, ए बहन है तो सर्किल में और बी भाई है तो ट्राइंगल में। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी की पत्नी है तो यहां पर जेंडर किसका पता चलेगा? जेंडर ए बी की पत्नी है तो सर ए का। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर यहां पर ए का ही जेंडर पता चलेगा, ए पत्नी है तो ए को बना देंगे सर सर्किल में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ए का जेंडर पता है तो क्या तुम्हें बी का जेंडर नहीं पता? तो क्या तुम्हें बी का जेंडर नहीं पता बेटा? अगर ए पत्नी है, ए महिला है, तो बाय डिफॉल्ट बी कौन है? सर बी मेल है, तो इसको हम ट्राइंगल में बना देंगे। तो यहां पर हमें दोनों का ही जेंडर पता चला। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो है ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, ये है हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। अगर हम इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दें तो हम हमेशा खुद कंफ्यूज रहेंगे भाई बहन और पति पत्नी में। तो हम क्या करेंगे कि जब भी मैरिड कपल यूज होगा ना, पति पत्नी, तो हम उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे ताकि हम पति पत्नी और भाई बहन में अंतर देख सकें। और क्योंकि अगर आप प्लस साइन नहीं लगाओगे, अगर आप प्लस साइन नहीं लगाओगे तो हो सकता है आप उसकी पत्नी को उसकी बहन बना के आ जाओ एग्जाम में। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। हैप्पी गणेश चतुर्थी बेटा। हर्ष तुम बहुत लेट आए हो, है ना? हैप्पी गणेश चतुर्थी हो गई थी पहले ही, सबको विश कर दिया था, आप बहुत लेट हो गए हो। तो इतनी लेट आने के बाद विश मत किया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय। हाँ, इतना लेट ज्वाइन करने के बाद मत विश किया करो बेटा। हाँ जी, तो ए बी की पत्नी है, ये भी पॉइंट हो गया क्लियर, बात समझ आ गई। तो अब आगे से ध्यान रखना, पति पत्नी और भाई बहन को कैसे बनाना है। जब भी पति पत्नी आए बीच में एक प्लस साइन रख देना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। बेटा पैटर्नल अंकल का मतलब समझते हो? सर ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है। देखो दो रिलेशन होते हैं, एक तो होता है पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। पैटर्नल होता है पिता की तरफ से, मैटरनल होता है माँ की तरफ से। तो पैटर्नल अंकल का मतलब पैतृक यानी कि चाचा, और मैटरनल अंकल का मतलब मामा। एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, ठीक है? ये एक बार स्क्रीन मेरी तरफ रोटेट कर देना, इसको फुल स्क्रीन करके। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा कैसे बना सकते हैं हम? कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें? ए बी का चाचा है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखेंगे? सर ऊपर हम रखेंगे ए को, नीचे हम रखेंगे बी को, और ए चाचा यानी कि मेल, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ट्राइंगल में, फीमेल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल में। हमेशा याद रखना, पुरुष ट्राइंगल में बंद होगा, महिला सर्किल में बंद होगी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ए बी का चाचा है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा ये आपकी गलत फहमी है। पूछो क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन से ऊपर या तो उसके पिता आएंगे या फिर उसकी माँ आएगी। पिता और माँ के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति उस पर्सन के ऊपर नहीं आ सकता। पिता और माँ के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं आ सकता। तो बात समझ आ रही है? तो चाचा को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अगर आप चाचा को ऐसे बना दोगे तो फिर पिता को कहाँ बनाओगे?
तो इसीलिए ब्लड रिलेशन में जब भी हम कोई रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कंप्लीट रिलेशन बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ए बी का चाचा है, तो चाचा का मतलब कौन होते हैं? पिता के भाई, है ना, ब्रदर ऑफ फादर। तो अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं, अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं, तो सबसे पहले आप बनाओ बी के पिता, सबसे पहले आप बनाओ बी के पिता, ठीक है, बी से ऊपर खाली ट्रायंगल, और इन पिता के बना दो भाई, इन पिता के बना दो भाई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये डेफिनेटली चाचा की रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है चाचा की। तो किसी भी रिलेशन को हमें ना कंप्लीट बनाना है, एकदम कंप्लीट। अच्छा, अगर चाचा की जगह मुझे मामा बनाने होते, मामा, मैटरनल अंकल, अगर मुझे मामा बनाने होते तो मैं मामा कैसे बनाता? बी के मामा कैसे बनाता? सर मामा के लिए पहले हम बनाते बी की माँ और माँ के भाई, ये हो गए मामा। तो कहने का मतलब है कोई भी रिलेशन हो, हम किसी भी रिलेशन को कुछ ही सेकंड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें कंप्लीट रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रिलेशन। ऐसा नहीं चाचा तो ठीक ऊपर, तो चाचा पिता के भाई है इसलिए पहले हमने पिता बनाए, मामा माँ के भाई है इसलिए पहले हमने माँ बनाई, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन आ जाए हम हर रिलेशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो चाचा की जगह ताऊ जी होते, तो ताऊ को कैसे बनाते? कैसे बनाते ताऊ को? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, चाचा थे, चाचा थे तो ट्रायंगल थोड़ा छोटा बना दिया, ताऊ है तो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना देंगे। तो बेटा ये गलती मत करना, ट्रायंगल का साइज है ना एज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मत करना, क्योंकि चाचा हो या ताऊ हो बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऐसा नहीं कि चाचा अलग से पूछेगा ताऊ अलग से पूछेगा। पहली बात तो एग्जाम में ताऊ वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर चाचा ही वर्ड यूज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्राइंगल का साइज उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ाने लगे तो दादाजी के लिए फिर सोच लो कितना बड़ा ट्राइंगल बनाओगे, और परदादा के लिए तो फिर पेज ही खत्म कर दोगे तुम, है ना। तो इसीलिए उम्र के हिसाब से यहाँ पे ट्राइंगल का साइज छोटा बड़ा नहीं होगा। सिर्फ जेंडर और जनरेशन गैप, ये दो कंसेप्ट हैं जो यूज होंगे हमेशा। चलिए अब एक और पॉइंट है आप लोगों के लिए, ए इज द, चलो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए है, बनाओ फटाफट से ट्री, बताओ। ए, अरे बेटा इसको गर्लफ्रेंड मत समझना, ये गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, ये है ग्रैंडफादर, दादाजी। ए बी के दादा हैं, दादा, ये ग्रैंडफादर है बेटा, ग्रैंडफादर। गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है, उसका कोई फैमिली ट्री नहीं बन सकता, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। अब देखो बी के दादा कैसे बनाओगे? दादा कौन होते हैं सर? सर दादा होते हैं पिता के पिता, दादा होते हैं पिता के पिता। अगर आपको बी के दादा बनाने हैं तो पहले हम बनाएंगे बी के पिता, बी के फादर, और इनके भी बना दो फादर, तो इसके पिता के पिता हो गए दादा, बस सिंपल, ग्रैंडफादर हो गए। अच्छा, दादा की जगह अगर मुझे नाना बनाने होते तो मैं नाना को कैसे रिप्रेजेंट करता? सर नाना भी सिंपल है, जैसे ये पिता के पिता हो गए तो नाना होते हैं माँ के पिता, तो पहले इसकी माँ बनाओ और फिर उनके पिता बना दो, तो ये हो गए इसके नाना। तो दादा हो नाना हो कोई भी रिलेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, ये दादा और ये नाना, ठीक है, किसी भी रिलेशन को हम इजीली बना सकते हैं। बेटा चाचा का मतलब होता है पिता के भाई, बी के चाचा बनाने हैं तो आप पहले बी के पिता बनाओ, पिता के भाई बना दो, हो गए चाचा। चतुर्भुज, दीपक गुचावली, बेटा चतुर्भुज ही होते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर्स, और क्या है? चतुर्भुज नहीं है रेक्टेंगल स्क्वायर्स, और क्या है? अगर आपसे चतुर्भुज पूछेगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल ही निकालने हैं जी। नवा पॉइंट, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। नाना को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर,
और दादा को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखो ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है कि अगर मान लो पेपर में ग्रैंडफादर आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादा के लिए है या नाना के लिए है। तो जनरली जो ग्रैंडफादर होता है वो दादा के लिए ही होता है। अगर हाँ, अगर वहां पे मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा है तो वो पक्का नाना के लिए होगा। और थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को हिंदी में देख लो, वहां से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है। पोता और नाती में कंफ्यूजन रहता है, बताइए सर। बेटा देखो, पोता होता है बेटे का बेटा, ठीक है, पुत्र का पुत्र, सन ऑफ सन, वो होता है पोता। और देवता होता है बेटी का पुत्र, देवता होता है बेटी का पुत्र। ठीक है। तो पोता और देवता ये दो वर्ड यूज होते हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। अब बी का दामाद कैसे बनाओगे? हाँ जी, बी का दामाद कैसे बनाओगे? सर हमें बी का दामाद बनाना है तो पहले हम बनाएंगे, हमें बी का दामाद चाहिए तो पहले हम बनाएंगे बी की बेटी और इसकी बेटी की करा देंगे शादी। ये हो गया इसका दामाद। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। अच्छा, बी इसकी सास भी हो सकती है, बी इसका ससुर भी हो सकता है, बट ए इसका दामाद है क्योंकि इसकी बेटी का पति है। कोई भी रिलेशन आ जाए, किसी भी रिलेशन को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी रिलेशन आ जाए, कोई भी, हर रिलेशन बड़ी आसानी से शो हो सकता है। नेक्स्ट रिलेशन, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की बहू है, ए बी की पुत्र वधू है। हिंदी में बोलते हैं डॉटर इन लॉ को पुत्र वधू। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ए बी की पुत्र वधू है को बी की पुत्र वधू बनानी है। ये बी है, इनकी बहू बनानी है। अब इनकी बहू कैसे बनेगी? सर पहले बनाओ इसका बेटा और इसके बेटे की करा दो शादी, तो ये हो गई इसकी बहू। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की पुत्र वधू है। तो जो भी रिलेशन आपके माइंड में हो, जो भी रिलेशन आपके माइंड में हो, हम हर रिलेशन को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना आ जाए। ठीक है। चलिए, आपके माइंड में अगर कोई और रिलेशन है, सर अगर मान लो ये वाला रिलेशन आ गया तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी रिलेशन आपको लगता है कि सर अगर मान लो ये हो तो उसका ट्री कैसे बनेगा? कोई भी रिलेशन जो आपको लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सर इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो। और देखो, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशन चैप्टर में कि साला कौन होता है, साली कौन होती है, बुआ कौन होती है, फूफा जी कौन होते हैं, है ना, क्योंकि रिलेशन से आप लोग बचपन से फैमिलियर हो, तो मुझे लगता है ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि पापा की बहन को क्या कहते हैं, है ना। फूफा बनाने हैं बेटा, हाँ फूफा बनाना चाहते हो, चलो बी के फूफा बनाने हैं हमें। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, इसके फूफा जी बनाने हैं। अब मुझे बताओ इसके फूफा जी कैसे बनाओगे? फूफा मौसा एक ही बात है, मतलब जैसे फूफा बनेंगे मौसा भी हम बना सकते हैं। ठीक है। नाती पोता बात एक ही है बेटा, नाती पोता एक ही बात होती है। ठीक है। और मैंने नाती पोता बनाए तो थे अभी, अगर मैं इसका जेंडर डिफाइन कर दूं तो ये इसका पोता हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देवता, अगर मैं इसका जेंडर मेल कर दूं तो ये इसका देवता हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, अब हम मनाने जा रहे हैं इसके फूफा जी। अब मुझे बताओ फूफा जी कौन होते हैं? सर बुआ के हस्बैंड, बुआ जी के हस्बैंड। और बुआ जी कौन होती है? सर फादर की सिस्टर। तो अगर आपको इनके फूफा जी बनाने हैं तो पहले आप बनाओगे इनके फादर, इनके पिता, इससे ऊपर एक ट्रायंगल, ये हो गए इसके पिता। अब पिता की बना दो बहन, ये हो गए इसकी बुआ, और बुआ की करा दो शादी, तो ये हो गए इसके फूफा। तो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के फूफा जी हैं। बस किसी भी रिलेशन को हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गए इसके फादर, ये फादर की सिस्टर, ये हो गई इसकी बुआ, और ये इनके हस्बैंड, तो ये हो गए इनके फूफा जी। तो ऐसे ही मौसा जी बनाने थे तो यहाँ पर मदर बना दो, तो ये मदर की सिस्टर मौसी, मौसी के हस्बैंड मौसा जी, बात एक ही है। कोई भी रिलेशन हो,
बड़े प्यार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को, ठीक है। आगे बात समझ, कजिन है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। इन दोनों के जो बच्चे हैं वो कजिन ही तो है, ए एंड बी आर कजिन। देखो कजिन का मतलब होता है चचेरा, फुपेरा, ममेरा, भाई या बहन, भाई या बहन दोनों कोई भी वर्ड यूज होते हैं। और अच्छा एक चीज और है कि हमारे यहां पर अगर हम बोलते हैं ना इस चैप्टर में ब्रदर या सिस्टर, तो उसका मतलब रियल ब्रदर और रियल सिस्टर से है। मतलब कजिन, चाचा का लड़का या मामा का लड़का हम ब्रदर नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं कजिन। चाचा, मामा, बुआ के लड़के को हम बोलते हैं कजिन, या उनकी लड़की को बोलते हैं कजिन। अगर हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं तो इसका मतलब वो सगे भाई बहन है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, हमारे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर है, सिर्फ एक ही फादर है, एक ही मदर है। किसी भी पर्सन की एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती है, वो सब आउट ऑफ सिलेबस है। डाइवोर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय डिफॉल्ट हमारी अंडरस्टूड होता है कि एक ही फादर है, एक ही मदर है और डाइवोर्स हुआ नहीं है और एक से ज्यादा शादी हो नहीं सकती, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ठीक है, ये सिलेबस के अंदर है। भतीजा, भतीजा या भतीजी को बोलता, भांजा या भांजी, भांजा या भतीजा को बोलते हैं नेफ्यू, भांजी या भतीजू को बोलते हैं, है ना, नीस, नेफ्यू और नीस। चलिए, सहोदर का मतलब होता है बेटा, सहोदर का मतलब होता है सिवलिंग्स। एक वर्ड होता है सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सिवलिंग्स, यानी कि भाई या बहन, भाई या बहन। सहोदर होता है भाई या बहन, सिवलिंग बोलते हैं एक ही है ना, एक ही माता पिता की दो संतानें होती हैं तो वो सहोदर कहलाती हैं, सिवलिंग्स। ईदर ब्रदर और सिस्टर, इट डजंट मैटर, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों ने इन सारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया, इन सारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया, लेकिन सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो जो कंसेप्ट हमने सीखा है उस कंसेप्ट का यूज करके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म। ये बेटा वो पजल फॉर्म नहीं है जो चैप्टर है पजल, ये वो वाला पजल नहीं है, ये ब्लड रिलेशन की पजल है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, और पहला क्वेश्चन आप में से कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। आप लोगों का अधिकार नहीं है पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उन पर आपका अधिकार होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मुझसे मेरा अधिकार मत छीनना। चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इन अ फैमिली, इन अ फैमिली A is the husband of B। एक परिवार में, एक परिवार में A B का पति है, एक परिवार में A B का पति है। इन अ फैमिली A is the husband of B। एक परिवार में A B का पति है, A B का पति है। C is a सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, सी इज अ सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। डी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी बी की बेटी है, डी बी की बेटी है। एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, एफ जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। सी इज द
फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ, और सी एफ का पिता है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। इसी को बोलते हैं पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन की, जिसमें फैमिली के रिलेशंस दे दिए जाते हैं, आपस में क्या संबंध है, और उसके बेसिस पे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, या फिर ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। बात एक ही है, इन दोनों का लैंग्वेज का मीनिंग सेम है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। तो ये 3 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के। अब मैंने जो आपको फैमिली ट्री बनाने की ट्रिक सिखाई है ना, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, 10 सेकंड में। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और हर रिलेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते जाएंगे। पहला पॉइंट है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। अब मुझे बताओ, अगर ए पति है तो ए को किस में बना दें सर, ट्राइंगल में, क्योंकि ये तो पति हैं। ये किसके पति हैं, बी के, तो इनकी शादी करा दो। किससे करा दो इनकी शादी सर, बी से करा दो, और बी को बना दो सर्किल में, यानी कि फीमेल। तो ये हो गया ए बी का पति है, करेक्ट। दूसरा पॉइंट, सी इज अ सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है। अच्छा, जो सी है वो किसका बेटा है, ए का। तो सी अगर ए का बेटा है तो सी को ए के पास रखोगे। अब मुझे बताओ, सी को हम ए से नीचे रखें या सी को हम ए से ऊपर रखें, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। अगर सी बेटा है तो सी आएगा बाद में, तो सी को रखेंगे नीचे, और क्योंकि सी बेटा है इसीलिए सी को हम कर देंगे ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी किसकी बेटी है, बी की। तो अगर डी बी की बेटी है तो मैं डी को बी के साथ रखूं या डी को बी से ऊपर रखूं सर, ना साथ ना ऊपर, डी को नीचे, क्योंकि बेटी बाद में आएगी और बेटी होने की वजह से सर्किल में बंद कर दो। अगला पॉइंट है, एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, एफ जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। अगर एफ जी की बेटी है, अगर एफ जी की बेटी है तो जो एफ है वो किसकी बेटी है, जी की। अब बेटी है तो सर्किल में, अब ये किसकी बेटी है, जी, तो जी को नीचे रखा जाए या ऊपर सर, ये जी की बेटी है तो जी को ऊपर। अब देखो लास्ट पॉइंट है, सी इज द फादर ऑफ एफ। ये जो सी है ना, ये जो सी है ना, ये एफ का पिता है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। अगर ये एफ का पिता है तो एफ को रखेंगे इससे नीचे, और क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमें करना क्या है, हमें इस इंफॉर्मेशन को इसमें जोड़ना है। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ कि एफ सर्किल के अंदर है तो एफ को सर्किल के अंदर बंद कर दो, और ये जो एफ है ना, ये सी की भी बेटी है और एफ जी की भी बेटी है। बेसिकली एफ सी और जी दोनों की बेटी है, तो सी और जी आपस में कौन हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली में एक ही फादर होगा। तो अगर एफ का पिता सी है तो एफ का पिता जी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जी इसकी माँ है, और अगर जी माँ है इसका मतलब सी और जी पति पत्नी हो गए, सी और जी पति पत्नी हो गए, और ये बन गया फैमिली ट्री। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ए और बी कौन है, ए और बी है सर पति पत्नी।
अच्छा, जी और सी कौन है सर? जी और सी है पति पत्नी। अच्छा, सी और डी कौन है सर? सी और डी है भाई बहन। अच्छा, जी और सी की बेटी कौन है? एफ। अब देखो हम हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ये जो ए है ना, ए, इसका एफ से क्या संबंध है? तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जब हम ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जल्दबाजी में ना हम उल्टा आंसर दे देते हैं। जल्दबाजी में हम उल्टा आंसर दे देते हैं। पूछा है हमसे ए का एफ के साथ रिलेशन और हम बताकर आ जाते हैं एफ का ए के साथ रिलेशन। तो मैं आज आपको वो डाउट दूर करता हूं। जब भी आपसे पूछे ना हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, तो बेटा याद रखना हमें बताना है हु इज ए। ए कौन है, हमें ए के बारे में बताना है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ मतलब हु इज ए, ए कौन है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। ए, तो ए के बारे में बताओ। तो ए कौन है एफ का? सर एफ के पिता का पिता, और पिता का पिता हो गया इसका ग्रैंडफादर, दादा। तो ए एफ का दादा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी का बी से क्या संबंध है? तो हमसे पूछा है हु इज सी, सी कौन है बी का? सर सी बी का बेटा है। सर सी बी का बेटा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। जी कौन है बी की? सर ये इसका बेटा, बेटे की पत्नी, बहू, डॉटर इन लॉ। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? डॉटर इन लॉ, पुत्र बधू। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? इसके बेटे की वाइफ, उसकी बहू, डॉटर इन लॉ, पुत्र बधू। जरूर होगा अंबुज, सब कुछ कराएंगे एक एक करके, ठीक है। इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा यूपीएसआई में। बेसिकली हर एग्जाम में आता है बेटा, हाँ उसमें भी सिलेबस में है ऋषि। चलो भाई, अब आप ये फैमिली ट्री नोट कर लो फटाफट से और इसके अकॉर्डिंग सारे रिलेशन सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये ट्री, ये अप्रोच है, ठीक है। एक बात बताओ आप लोग, मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले बोला कि इस चैप्टर के क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम्स में आते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, बोला। अब आप इसके बाद ये पूछ रहे हो कि सर यूपीएसआई में आता है, दिल्ली पुलिस में आता, मतलब इसका क्या है, इसका क्या मतलब है? जब मैंने आपको बता दिया ईच एंड एवरी एग्जाम्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो सर इसमें आता है उसमें आता है। अरे मैं कैसे कहूं, लिख के यहां लिख दूं? कोई बात नहीं। हाँ जी सर, यू आर ग्रेट, ब्लेस्ड। जल्दी से नोट कर लो फैमिली ट्री बेटा। फिर से मैं एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करवाता हूं। फटाफट से फैमिली ट्री बना लो और तीनों रिलेशन की आंसर दो। और ये जो फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट है ना, यू आर सुपर हीरो ऑफ रीजनिंग, बॉस ऑफ द रीजनिंग। थैंक यू बेटा श्रवण, अर्पण। चलिए भाई, थैंक यू मनोज। मैं आपको फिर से ना ये रिलेशन रिपीट कर देता हूं जल्दी में। एक बार स्पीड के साथ मैं इसको हटा देता हूं, एक बार स्पीड के साथ फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि पेपर में जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए पति है तो ट्राइंगल में किसका पति है? बी का, प्लस बी सर्किल, ये हो गया पति पत्नी। सी इज अ सन ऑफ ए, सी किसका बेटा है? ए का, तो सी को ए से नीचे, बेटा है तो ट्राइंगल में। डी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी किसकी बेटी है? बी की, तो डी को बी से नीचे, बेटी है तो सर्किल में। एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, अब बेटा एफ और जी तो है नहीं यहाँ पे, तो अलग से एफ बेटी है सर्किल में, किसकी बेटी है? जी की। और लास्ट पॉइंट है सी इज द फादर ऑफ एफ, ये सी किसके पिता है? एफ के। तो अगर ये एफ के पिता है तो एफ को नीचे, खत्म कहानी। एफ सर्किल में, एफ सर्किल में, ये इसका पिता है, ये इसकी माँ होगी, दूसरा पिता नहीं हो सकता। भाई सी और जी की जो बेटी है वो एफ है, तो सी और जी आपस में पति पत्नी नहीं हो गए? बस खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लव यू, ग्रेट सर, थैंक यू बेटा लगी।
अब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। तो जो जी है ना, जी ये कौन है, जी कौन है, हु इज जी। तो जो बी का बेटा है इसकी पत्नी है, तो किसी के बेटे की पत्नी बहू नहीं होती, तो जी बी की बहू है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ। यू आर बाहुबली ऑफ रीजनिंग, थैंक यू बेटा अक्षय। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया। अब जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे हैं, उन सब के आंसर्स तुम्हें देने हैं। ठीक है, अब मेरा कोई रोल नहीं होगा, अब सारे आंसर्स तुम्हें देने हैं। दोगे कैसे, पहले ये फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, पहले ये फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। B is a son of C. B is a son of C, but C is not the mother of B. B C का बेटा है, B C का बेटा है, परंतु B C का बेटा है, परंतु C B की मां नहीं है। B C का बेटा है, परंतु C B की मां नहीं है। अब मां नहीं है तो कौन है, पड़ोसी तो होगा नहीं उसका। क्यों भाई, अगर B C का बेटा है लेकिन C B की मां नहीं है, मां नहीं तो कौन है भाई, पिता होगा, ऑब्वियस सी बात है तो उसी का बेटा। नेक्स्ट, A and C are married couple. A and C are married couple. A और C पति पत्नी है। A and C are married couple. A और C पति पत्नी है। हिंदी में देखो मैं बोलता जा रहा हूँ, हिंदी में आपका काम खुद है नोट करना, मुझसे मत कहना सर हिंदी लिख नहीं रहे हो, पूरा क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा हूँ। A और C पति पत्नी है। F is a brother of C. F C का भाई है, F C का भाई है, F C का भाई है। D is a brother of E. D E का भाई है, D E का भाई है, D E का भाई है। E is a daughter of A. E A की पुत्री है, E A की पुत्री है, E A की पुत्री है। बाहुबली से भी ऊपर है सर आप, अंकित थैंक यू बेटा। सुनील सर आप और भी सब्जेक्ट पढ़ाइए। अच्छा जी, जितेंद्र आप जंगल के शेर नहीं, आप इंडिया के शेर हैं सर। E इज द डॉटर ऑफ ए, E A की बेटी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। नेक्स्ट, तीनों जो तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ देगा मैं उसी का नाम लूंगा। जो तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिख के देगा सिर्फ उन्हीं के नाम लिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कुल कितने बच्चे हैं, ए के कुल कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कुल कितने बच्चे हैं। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मां कौन है। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मां कौन है। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मां कौन है। वेरी गुड हरीश, ग्रेट जॉब।
वेरी गुड पूनम, वेरी गुड पुनीत, अर्ना, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड विकास, वेरी गुड चंपा रानी, वेरी गुड शानवी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सचिन, कपिल, रुचि, शशि, अमन, रवि, अभिषेक, पंकज, प्रियांशु, अमित, उम्मीद, अभिषेक, शशि, अमित, अंशुमन, सागर, पंकज, सत्येंद्र, अभिषेक, कार्तिक, अमित, गिरिराज, नेहा, सत्येंद्र, गिरिराज तुम्हारा गलत था, सत्येंद्र, भूपेंद्र, पंकज, सत्यम, प्रियांशु, यशपाल, यशपाल तुम्हारा गलत है। बाकी सबका वेरी गुड, गुड जॉब, गुड एफर्ट, शानदार, थैंक यू शुभम। हाँ जी सत्येंद्र गुड, शिवम, अक्षय बेटा तुम्हारा गलत है, यशपाल तुम्हारा भी गलत है, चंपा रानी, सर आई एम मेल। तो अगर आप मेल हो तो आपने अपना नाम चंपा रानी क्यों रखा हुआ है? हाँ भाई, चंपा रानी नाम क्यों रखा हुआ है? और कह भी रहे हो सर आई एम मेल। चंपा रानी, चंपा रानी पढ़ेंगे ना इसको, या कुछ और प्रोनाउंसिएशन आपके नेम की? मुझे तो चंपा रानी दिखाई दे रहा भाई। विशाल, उम्मीद, वेरी गुड जॉब, कुंदन, वेरी गुड बेटा। किसी का भी मुझे ना पूरा नाम शो नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट वर्ड शो होता है, फर्स्ट वर्ड। अगर आप फर्स्ट वर्ड के बाद अगर आप अपना सरनेम यूज करना चाहते हो तो उसमें स्पेस मत दो। अगर आप स्पेस दोगे तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वर्ड दिखाई देगा। आप बिना स्पेस के पूरा नाम लिख दो तो, है ना, अंडर स्कोर मार के लिख सकते हो अपना सरनेम, तो शायद मुझे दिखाई देगा। हाँ जी कार्तिक, चंपक लाल गड़ा नहीं है वो। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चों के आंसर, मतलब 99% आंसर सही है। 1% ऐसे बच्चे हैं जिनके आंसर गलत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1% तो होनी भी चाहिए। अगर 1% भी गलत आंसर नहीं होंगे तो मेरा भी तो पढ़ाने का मन नहीं करेगा। अगर सारे ही सही आंसर दे देंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। मैं सोचूंगा आप सभी तो पहले से इंटेलिजेंट हो, क्या पढ़ाऊं मैं आपको, है ना? तो वो आंसर गलत देनी भी जरूरी है। चलिए, तो उन लोगों को मेरा धन्यवाद जिनके आंसर्स गलत हैं। चलिए भाई, पहला पॉइंट है बी इज अ सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना हो, बोर्ड पर देखो सब कुछ छोड़ के। बी सी का बेटा है, बेटा कौन है? बेटा कौन है? यहां बना देते हैं इसको, यहां से हटा देते हैं। बी सी का बेटा है, बेटा कौन है? बी। तो ट्राइंगल में बना दूं मैं। अच्छा, ये किसका बेटा है? सर ये सी का बेटा है। ये सी का बेटा है तो सी को बनाओगे ऊपर। भाई बी किसका बेटा है? सी का। तो बी बेटा है तो ट्राइंगल में किसका बेटा है? सी का। सी को बना दिया ऊपर। बट सी इज नॉट द मेल, सॉरी, बट सी इज नॉट द मदर। लेकिन सी मां नहीं है, मां नहीं है इसी का बेटा, तो ये इसका पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया। ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी पति पत्नी है। अब अगर ए और सी पति पत्नी है तो ये जो सी है इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी ए है। इनकी शादी करा दो, प्लस किसके साथ? ए के साथ। ये ए और सी पति पत्नी हो गए। एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी, एफ किसका भाई है? सी का। तो भाई सी के भाई साहब बना दो। सी के भाई साहब कहाँ आएंगे? इनके साथ आएंगे। कौन है वो? एफ। और भाई है तो ट्राइंगल में। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी किसका भाई है? डी ई का भाई है। अब डी भाई है तो ट्राइंगल में किसका भाई है? ये ई का। लेकिन ई का जेंडर हमें अभी तक नहीं पता, इसको अलग से बना दिया हमने। और लास्ट पॉइंट है ई इज अ डॉटर ऑफ ए, ई ए की बेटी है। ई किसकी बेटी है? ए की। इसकी बेटी बनानी है, बेटी। अब अगर आप इसकी बेटी बनाना चाहते हो तो इससे नीचे बनाओ, और क्योंकि बेटी बनाना चाहते हो तो इसको सर्किल में बंद कर दो। ई इज अ डॉटर ऑफ ए। अच्छा, इसका ये कौन है? इसका सर ये भाई दे रखा है,
तो ये इसी के साथ बना दो और ये हो गया फैमिली ट्री कंप्लीट। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, तो कितने मेल होंगे सर? जितने त्रिभुज उतने मेल होंगे अंकित कश्यप, जितने ट्राइंगल उतने मेल। कितने ट्राइंगल? 1 2 3 4 ट्राइंगल, 4 मेल। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 4। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कुल कितने बच्चे हैं? ये ए है, इसके कितने बच्चे हैं? 1 2 3। कितने बच्चे हैं? 3। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? 3। नेक्स्ट, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माँ कौन है? ये जो बी है इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ ए है। तो एक बार फैमिली ट्री बन जाए और जैसे ही फैमिली ट्री बनेगा फिर हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बशर्ते फैमिली ट्री बन जाना चाहिए। और फैमिली ट्री बनाना आसान है क्योंकि हमें हर रिलेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही अच्छे से आता है। चंपारण, ओ सो सॉरी, चंपारणी, चंपारणी, चंपारणी नाम है आप लोगों का। माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज चंपारण एंड यू आर फ्रॉम चंपारण, दैट्स व्हाई योर नेम इज चंपारणी। तो सो सॉरी, आई प्रोनाउंस्ड योर नेम चंपारानी बट इट्स चंपारणी। ओके, हो जाती है मिस्टेक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सर आप पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने की अदा लाजवाब है सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन कराने हैं बेटा, अभी एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। लिखिए, इन अ फैमिली, एक परिवार में, इन अ फैमिली, एक परिवार में, ओहो विशाल, विशाल कह रहे हैं सर फ्लोर वाला क्वेश्चन भी कराना। अरे विशाल मेरी जान, ये जो पजल है ना, पजल, ये ब्लड रिलेशन की पजल है। बेसिकली एक पजल चैप्टर अलग है जो हम सीटिंग अरेंजमेंट के साथ पढ़ते हैं। ये दोनों चैप्टर डिफरेंट हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। वो पजल चैप्टर अलग है जिसमें फ्लोर पजल आती है, बॉक्स पजल आती है, कंपैरिजन पजल आती है, हाइट एंड वेट पजल, बहुत सारी पजल के क्वेश्चंस आते हैं, बट वो चैप्टर ही अलग है बेटा। और ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल है, बात समझ रहे हो? पजल चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मैं ब्लड रिलेशन की पजल पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर तो बाद में स्टार्ट होंगे। चलिए, गुड अंकित कश्यप, वेरी गुड। चलिए, इन अ फैमिली, एक परिवार में, एक परिवार में, इन अ फैमिली, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। एक परिवार में ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ई
बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द अंकल ऑफ डी, हु इज द अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है। हु इज द अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है, हु इज द अंकल ऑफ डी। ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, ये स्पेशल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है। फिलहाल आप दोनों क्वेश्चन के आंसर दो जो आप आंसर दे सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फर्स्ट क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन क्यों है। काफी सारे लोग हैं जो फादर आंसर दे रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो मदर आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चे सन आंसर भी दे रहे हैं। चलिए तो फैमिली ट्री बनाते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है हमें। हाँ भाई, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। बना लो भाई, ए को बी का भाई, ए ब्रदर है, तो ट्राइंगल में ये किसके भाई हैं, बी के। तो अगर ये बी के भाई हैं तो बी को हम 7 बनाएंगे, और बी का जेंडर हमें नहीं पता, बी का जेंडर हमें नहीं पता। बस ए बी के भाई हैं तो हम ए को बी के साथ बना लेंगे, लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता। ठीक है, बी का जेंडर हमें नहीं पता, ए बी के भाई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए के पिता है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए के पिता है। सी किसके पिता है, ए के। तो सी को हम ए से ऊपर बना देंगे। भाई सी ए के पिता है तो सी को हम ए से ऊपर बना देंगे, और क्योंकि सी पिता है इसीलिए सी को मैं बंद कर दूंगा ट्राइंगल में, क्योंकि सी पिता है। नेक्स्ट, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। तो डी भाई है तो डी को बना देंगे ट्राइंगल में, ये किसका भाई है, ई का, तो ई को इसके साथ बना दो। और लास्ट पॉइंट है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई किसकी बेटी है, ई किसकी बेटी है, बी की। अगर ई बी की बेटी है तो मैं ई को बी से नीचे बना दूंगा, और अगर ई बेटी है तो ई को बना देंगे सर्किल में। अच्छा, ये जो ई है इसका भाई कौन है, डी, तो जो इसका भाई डी है उसको 7 बना दो, जो इसका भाई डी है उसको 7 बना दो। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री बन के हुआ तैयार। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर बी का जेंडर हमें नहीं पता, तो यहां पर अगर हमें बी का जेंडर नहीं पता तो बी जो डी का पिता भी हो सकता है और बी डी की मां भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर मदर और फादर, मतलब या तो मां, माता, या फिर पिता, ईदर मदर और फादर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंडेंट। मैं आपको बताऊंगा ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्यों है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्यों है। हरीश कह रहे थे सर 100% फादर, तो बेटा तुम्हारा 100% निकल गया तो ईदर मदर और फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अंकल ऑफ डी।
डी के अंकल कौन है, तो ये जो डी है ना, इनके अंकल कौन है, देखो बी इसकी माँ हो या बी इसका पिता हो, डी के अंकल हमेशा ए ही होंगे, डी के अंकल हमेशा ए ही होंगे, चाहे बी कोई भी हो, डी के अंकल हमेशा ए ही होंगे। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको तरह तरह के ऑप्शन देता हूं और बताता हूं कि मान लो सर अगर ये ऑप्शन आते हैं, है ना, तो बेटा मैंने कब इनको हस्बैंड वाइफ बनाया है राहुल, मैंने कब इनको हस्बैंड वाइफ बनाया है, अरे राहुल बेटा ये जो बी है या तो डी की माँ है या बी डी का पिता है, तो ए जो है वो बी का भाई है, इसीलिए जो डी है ना, डी इसके जो अंकल है ना, अंकल वो हमेशा ए ही होंगे। अगर ये माँ है तो ये इसके मामा, और अगर ये पिता है तो ये इसके चाचा, लेकिन अंकल हमेशा ए ही रहेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, जब पूछा जाता है ना हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो हमें बताना है हु इज बी, बी कौन है, हमें बताना है कि बी कौन है, हु इज बी। यही तो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी मतलब हु इज बी, हु इज बी। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं तरह तरह के। पहले 4 ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट 4 ऑप्शन मदर, सन, डॉटर, अंकल। क्वेश्चन था हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, और ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, बी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, बी का डी से क्या संबंध है, और ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे सर, इसमें हम मदर ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि फादर ऑप्शन तो दे नहीं रखा। अब मान लो 4 ऑप्शन ये होते, सन, फादर, डॉटर, अंकल। अब हम ऑप्शन क्या टिक करते सर, अब हम फादर ऑप्शन टिक करते। अब मान लो 4 ऑप्शन होते कुछ इस तरीके से, मदर, फादर, ईदर मदर और फादर, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब क्या आंसर देंगे सर, अब हम आंसर देंगे ऑप्शन सी, ईदर मदर और फादर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, ऑप्शन डिपेंडेंट। जैसे जैसे ऑप्शन चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बदलता जाएगा। इस बार आंसर मदर, इस बार आंसर फादर, इस बार आंसर ईदर मदर और फादर। और मान लो गलती से 4 ऑप्शन ये आ जाते, गलती से 4 ऑप्शन ये आ जाते, मदर, सन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बेटा कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, अब हमें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, मैटरनल अंकल को कहते हैं मामा, हाँ बिल्कुल कहते हैं हरदत्त। अब हम ऑप्शन टिक करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम मदर ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मदर ऑप्शन टिक करते हो इसका मतलब आप कंफर्म आंसर दे रहे हो, लेकिन यहां पर मदर आंसर कंफर्म नहीं है बेटा, यहां मदर आंसर देना हमारी मजबूरी थी क्योंकि बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। यहां पर फादर आंसर देना हमारी मजबूरी थी क्योंकि बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, लेकिन यहां हमारी मजबूरी नहीं है, इसीलिए हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अच्छा अगर मान लो 4 ऑप्शन ये होते, अगर 4 ऑप्शन ये होते, मदर, सन, डॉटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेटा अब भी हम मदर ऑप्शन टिक नहीं कर सकते क्योंकि मदर कंफर्म आंसर नहीं है, इसलिए अब आंसर देना पड़ेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि बेटा ये आंसर गलत नहीं,
इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब मेरी बात समझ आ गई? अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई कि नहीं, कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑप्शन परफेक्ट कैसे बनेंगे। स्पेशली अंकल चाचा होते हैं बेटा, हाँ हाँ अंकल चाचा होते हैं, लेकिन वहां पर पूछा गया था डी के अंकल, तो डी के अंकल ए ही बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकते, इसलिए हमें ए ही आंसर देना पड़ेगा, वो चाहे चाचा हो या मामा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज, क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई सुनता ही नहीं, यहाँ तो रिकॉर्डिंग चला रहे हो क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, क्या परेशानी है युवराज? क्या प्रॉब्लम है? ए के नीचे लिखोगे तो बेटा वो उसका बेटा लगेगा सुमन, इसीलिए हमने डी को थोड़ा साइड में लिख दिया ताकि वो उसका बेटा ना लगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं ये जो क्वेश्चन है ना, इसके परफेक्ट ऑप्शन कैसे बने। बेटा इसके परफेक्ट ऑप्शन बनेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन छांटोगे ईदर मदर और फादर का। अगर आपके दिए गए ऑप्शन में से चाहे कुछ भी हो, अगर ईदर मदर और फादर का ऑप्शन है तो 110% यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 110% यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं कि जो जिस क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं ना, ठीक है, जिस क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ, उनके आंसर्स हमें कैसे लगाने हैं। पहला ईदर मदर और फादर, माता या पिता, ये ऑप्शन सबसे पहले हमें छांटना है, माता या पिता। अगर ये ऑप्शन है तो 110% यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मान लो अगर ये ऑप्शन ना मिले तो फिर आप ऑप्शन छोड़ोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले तो फिर हम ऑप्शन टिक करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। और अगर मान लो ये भी ऑप्शन आपको ना दिखे तो हम ऑप्शन टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और अगर मान लो ये भी ऑप्शन ना दिखे तो फिर मदर और फादर में से बेटा कोई एक आंसर हमें, हमारी मजबूरी होगी मदर और फादर में से कोई एक आंसर हमें टिक करना। तो बेटा ये प्रेफरेंस ऑर्डर है पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन के आंसर्स देने का। जिस क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं उसके आंसर इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम में हमें टिक करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आंसर निकालने के नंबर नहीं मिलते, एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन टिक करने के नंबर मिलते हैं। तो जब तक आप करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और करेक्ट ऑप्शन बेटा ये है, मैंने आपको हर कैटेगरी करा दी, हर कैटेगरी के करेक्ट ऑप्शन करा दिए, ठीक है। तो अब आगे से ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी में दो आंसर जाते हैं वो इस प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं। युवराज, शायद तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया ना बेटा, और मैंने आपको क्वेश्चन कराने से पहले बोला था कि ये मत कहना, और वही बात तुमने कह दी। इसका मतलब तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया, और अगर टाइम से क्लास ज्वाइन किया इसका मतलब आप मुझे सुन नहीं रहे ढंग से। मैंने ये बोला था कि मुझसे ये मत कहना कि सर क्वेश्चन हिंदी में भी लिखाओ या हिंदी में नहीं करा रहे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जैसे जैसे इंग्लिश में लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे हिंदी में बोलता जा रहा हूं सारे क्वेश्चन। लेकिन आपने क्या है ना, अभी एकदम अचानक से आ गए हो क्लास देखने और आपने देखा सब कुछ तो सर ने बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा है, सर यानी कि हिंदी में तो पढ़ा नहीं रहे आज, बस चालू कर दिया तुमने कमेंट करना कि हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। अरे है ना, तो बीच में आके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं हर चीज, जो भी चीज मैं बोर्ड पे इंग्लिश में लिखता हूं उसको हिंदी में कम से कम 3 बार बोलता हूं, 3 बार बेटा, है ना, क्योंकि इंग्लिश मुझे खुद नहीं आती, मैं इंग्लिश में क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें।
जी, तो ये प्रोसेस है, इसको समझ लो अच्छे से। अगर इसको नहीं समझोगे तो आंसर पता होने के बावजूद भी करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे और नंबर नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। ठीक है? हाँ जी, यू आर राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली बिल्कुल। चलिए, नाइस कंसेप्ट समझ आ गया सर, गुड जॉब। अब आगे से आप लोगों की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब कुछ क्लियर हो गया, वेल डन, ग्रेट वर्क। चलिए, अच्छा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म के, तो कभी कभी ना दो सेंटेंस को हम जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, कभी कभी हम दो सेंटेंस को जोड़कर ना एक कंसेप्ट, एक सेंटेंस बनाते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड होते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक बनाते हैं। तो जब आप पजल चैप्टर पढ़ोगे, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ोगे या फिर नॉर्मल पजल चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर इनका यूज होना है, रिलेटिव प्रोनाउंस का। तो हमें उन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में ना पता होना पहले से बहुत जरूरी है। ठीक है? आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है सर। समझ गए 100%। चलिए भाई, तो मैं आपको उन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बता दूं, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, वरना हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जी? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट नोट डाउन करो, पहला स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेफ्यू नीज अभी सारे क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो शुरुआत है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ कनिष्क का, अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट। ए इज अ brother of B, comma, who is the father of C? A हिंदी में लिखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, जो कि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जो कि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जो कि, कॉमा, जो कि सी का पिता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिविजुअल सेंटेंस है, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का मीनिंग समझा रहा हूं, क्योंकि उनका मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। नेक्स्ट, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, वाइल इज द फादर ऑफ सी। वाइल इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। नेक्स्ट लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, बट इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, परंतु सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, परंतु सी का पिता है। नेक्स्ट लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, सी का पिता है। अब यहां पर एक चीज देखो बेटा, हु होता है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहां पर हु किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। एंड, वाइल, बट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर। तो इनका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, वरना सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां पर ये सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के अंदर, ब्लड रिलेशन में भी यूज होंगे। ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब ए भाई है तो ट्राइंगल में किसका भाई है? ये बी का,
कॉमा जो कि सी का पिता है, कॉमा जो कि सी का पिता है, तो ये हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को रिप्रेजेंट करेगा या बी को रिप्रेजेंट करेगा? सोचो, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है। तो यहां पर जो हु वर्ड है ना, हु एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट मींस हु से पहले जो पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, हु हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। और हु को छोड़कर जितने भी वर्ड यूज होते हैं, एंड, वाइल, बट, या फिर मैं कोई भी वर्ड यूज ही ना करूं, तो ये सब कुछ फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे फर्स्ट पर्सन। इन सबका मीनिंग एक ही है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड इज द फादर ऑफ सी, और ए ही सी का पिता है, ए ही बी का भाई है और ए ही सी का पिता है। तो हु, whom, that, who, whom और that, which, ये वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको छोड़कर सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए होते हैं। अब आगे से गलती नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों से, ठीक है? आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो इसी पर बेस्ड होंगे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आज तो हमने इस चैप्टर की जस्ट शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ना बाकी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम। टाइम हो गया क्या भाई? अरे टाइम तो पूरा हो गया। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, है ना? इसको कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू। एमपीएसआई के लिए देखो बात कर लेते हैं, ठीक है? लूसी या लकी जो भी है, टेंशन ना लीजिए। चलिए तो भाई, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू टू, लव यू ऑल, ठीक है? और अगेन चलते चलते गणपति पप्पा मोरिया, ठीक है? ओके बाय।